आपका दोस्त मैं सुनील कुमार सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील टू एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको हिस्ट्री में अपना पहला टॉपिक हो चुका है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मैंने अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं और मैंने कुछ पहले इसके थ्योरी भी पढ़ाई है और क्वेश्चन भी कराए हैं। और मैंने आधे क्वेश्चन ऐसे 34 तक तो मैंने ABCD के द्वारा पढ़े हैं और उसके बाद 49 यानी कि 1 से 49 के मैंने ओनली क्वेश्चन आंसर कराए हैं। एक बार उस चैनल को उस टॉपिक को जाके देखना। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, और मैं एक बात मैं आपको सभ्यता के बारे में बताऊंगा कि सभ्यता क्या होती है, वही सभ्यता इसका अर्थ क्या है, मीन क्या है, वही सभ्यता किस अपन सभ्यता होती क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। अभी बता दूंगा या अपनी वीडियो के बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये तो अभी ये बीच में या अभी तो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। ओके, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब जिसको भाई जिसको ज़रूरत है उसको भेजना, शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। आपका बस मैं पढ़ाऊँगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता। आज का टॉपिक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सामान्य थे 2400 ईसा पूर्व मतलब क्या होता है? जैसे अभी 2400 है, फिर 2300 आएगा, यानी कि उल्टी गिनती 2300, 2200, 2100। जैसे कि अभी 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व उल्टी गिनती चलती है। एक ईसा होती है और वो जैसे कि 2400, 2500, 2600, 2300 ईश्वर वो होती है। दोनों अलग अलग प्रकार की होती है। और ये रेडियो कार्बन 14 पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो है पीछे के इतिहास के बारे में जानने के में बहुत सहायक होती है। इस वजह से इसको काम में लेते हैं। 1700 पूर्व इनका विकास सिंधु घंगरगढ़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र, यानी कि अपना राजस्थान और पाकिस्तान, गुजरात इनकी तरफ इनका ज़्यादा केंद्र था। मोहनजोदड़ो सब चीज़ का इधर ज़्यादा उनका वो था। पाकिस्तान, अपना राजस्थान, इस तरफ। अब मैं इनको कुछ आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जैसे कि आज से 78 ईसा पूर्व पाकिस्तानी पश्चिमी पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित हरियाणा के निवासियों को पता भी नहीं था जो अपनी ईंटें यूज कर रहे हैं वो बहुत पुरानी, यानी कि उनको आभास भी नहीं था कि जो अपनी ईंटें यूज कर रहे हैं ज़मीन में, जो दबी ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं उन मकान निर्माण में जो वो साधारण ईंटें नहीं है, वो बहुत पुरानी ईंटें थी, उनको भी नहीं पता था। बल्कि 8000 ईसा पुरानी और पूरी तरह से विकसित सभ्यता के अवशेष है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 1856 कोई 1856 बताता है, कोई 1876, 75 एंड ऐसे बताते हैं। कोई अलेक्जेंडर कनिंगम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने से पूर्व ईंटों की आपूर्ति इन खंडरों से खुदाई
प्रारंभ कराई। खुदाई के दौरान इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, जिसको पुरातात्विक के जनक भी कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलो, खंडरों में खुदाई प्रारंभ कराई। खुदाई के दौरान इस सभ्यता में प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिससे कि इन सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। ब्रिटिश काल के हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों के अनुमान से ये अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसाए और उजाड़े हैं। इसको यानी कि सभ्यता को अनेक बार बसाया भी है और उजाड़ा भी गया है। ये सभ्यता मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता में से पहले की हुई है। मेसोपोटामिया सभ्यता इससे पहले की हुई। मिस्र की सभ्यता में 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने प्रमाण मिले हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व के अस्तित्व में थी। रिसर्चर्स ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को 1000 ईसा पूर्व की सभ्यता से प्रमाण खोज निकालने से तथ्य के अनुसार सिंधु सभ्यता महाभारत काल में भी मौजूद थी। यानी जब अपने महाभारत राम चलती थी उसमें भी मौजूद थी। महाभारत काल से भी मौजूद थी ये की जगह से महाभारत काल से भी मौजूद थी। महाभारत में इस जगह को सिंधु देश कहते थे। महाभारत काल के अंदर जब महाभारत काल में तो ये जगह थी अपनी जहाँ पे वो राजा युद्ध हुए थे, उसमें इस जगह को अपन सिंधु काल कहा करते थे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत प्राचीन में सिंध देश कहा जाता था। वर्तमान में पाकिस्तान को सिंध प्रांत को प्राचीन काल में सिंध देश पाकिस्तान को सिंध देश कहा करते थे। सिंध देश और रघुवंश ने सिद्ध नामक देश का रामचंद्रो द्वारा भारत को दिए जाने का उल्लेख है। ये स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए विख्यात था, बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी ये अग्रणी था। यानी ये बहुत इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। ये धार्मिक भी थे, इनकी लाइफ इन वाणिज्य के मायने में हर चीज़ में अव्वल थे। एक अध्ययन के मुताबिक 8000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता पतन के पीछे का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। यानी इनका ज़्यादा जनसंख्या और इनकी यानी कमज़ोर मानसून यानी बारिश का कम पानी की वजह से, बहुत पेड़ पौधे की कमी की जैसे कि, और इनका पता नहीं वैसे इनका पूरा अच्छी तरह पता नहीं मुख्य कारण, लेकिन इनका कहते हैं जैसे कि इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो सकता है। सिंधु सभ्यता की एक स्थापित सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगरों के निर्माण से लेकर जहाज आदि सभी बनाना जानते थे। यानी पहले के लोग जहाज भी बना सकते थे। जहाज जैसे कि अपने भी बनती है। यहाँ पर आते तथ्यों से पता चलता है कि लोग दूर तक व्यापार करने जाते थे। यहाँ दूर से व्यापारी भी आते थे। 8000 से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म, ज्योतिष और विज्ञान की अच्छी समझ रखते थे। यानी ये साइंस में भी बहुत अच्छे थे, ज्योतिषी में भी बहुत अच्छे थे और धर्म कर्म इनके मामले में बहुत अच्छे थे।
और सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कला जो रूप प्राप्त हुए उनमें से प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। इस सभ्यता में मुद्राएं भी चलन में थी। यहाँ मुद्राएं चमकदार पत्थर, कांस्य और तांबा के थे। मुद्राएं चमकदार तांबे के, कांस्य के, तांबा के थे। ये मोहनजोदड़ो अपने जो गुजरात हुआ, अरब सागर, इस तरफ का सेक्टर है। देखो ये अपनी मोहनजोदड़ो, सिंध, कौंजी, अमरकोटा, झुंझुनू, सतलज, हड़प्पा, गौरी, कालीबंगा, बनाली, राखनी, राखोगढ़ी, मिताना, यमुना, चेनाब, माही, लोथल, नागपुर, यानी अपने गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान की तरफ का एरिया के मोहनजोदड़ो ये इधर के थे। सिंधु घाटी सभ्यता खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की इस अज्ञात अभ्यास खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। राय बहादुर साहनी को जाता है। उन्होंने ही 1921 में उन्होंने प्राथमिक सर्वेक्षण विभाग में से महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में स्थान में खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय और स्थान का पता चला। यानी 1922 में राखलदास ने खुदाई कराई, जिसमें से बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान नवीनतम प्रकाश आने उपरांत में मान लिया गया कि संभवतः सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक की ही सीमित है। अंततः यह सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता। और इस पाकिस्तान के प्राप्त लखारा जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित बौद्ध की स्तूप की खुदाई के समय एक स्थान पता चला। खुदाई कराने के बाद इस स्थान का प्राप्ति हुई। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये कालांतर पिंगट के हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत सामान्य जुड़वा राजधानियाँ बताएं। ये महत्वपूर्ण नगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले इन हिंदी अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में से सभ्यता से लगभग 1000 स्थानों में से पता चला है, जिसमें से कुछ परिपक्व अवस्था में से प्राप्त हुई। इन स्थानों में से केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, झुंझुनू, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनावली आदि के बारे में। यानी कि 1900 से जो खुदाई हुई थी उनमें से इतनी सारी खुदाई हुई, जिसमें से छह को ही नगर घोषित किया गया, जिसमें से हड़प्पा हुआ, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, झुंझुनू और राजस्थान में कालीबंगा आदि के हिसार, मनाली आदि के बारे में बताया गया। सभ्यता का विस्तार। अब तक इस सभ्यता का अवशेष पाकिस्तान, भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके। इस सभ्यता में फैलाव उत्तर में जम्मू के माधा और से लेकर दक्षिण के नर्मदा मुहाने के
भागीरथी भाग तक की पश्चिमी मकरान समुद्र पर से लेकर पूर्व के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्वीय सुतका गेंडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगिरी, उत्तरी पुरास्थल भांडा तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला एक भाग करीब जिसमें कि इनकी त्रिभुजाकार भाग जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आदित्य नगर, इसमें से इनका कुल स्थान 1,29,09,600 वर्ग किलोमीटर से इतने फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार का पूर्व में से पश्चिमी तक 1600 किलोमीटर तक, उत्तर से दक्षिणी तक 1400 किलोमीटर था। इस सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र फैली थी। यानी कि मिस्र और सुमेरियन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा फैली हुई मानी जाती है, जिसमें से 1,29,09,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये नगर निर्माण, यहाँ के नगर निर्माण, इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ के विकसित नगर निर्माण योजना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में अपने दुर्ग थे, जहाँ के शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्गों में बाहर एक उनमें से निम्न स्तर का शहर था, जहाँ पे ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों भवनों के बारे में विशेष बात यहाँ थी कि जाल की यहाँ के विनय यानी कि इनकी सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों को विभक्त हो जाती थी। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो भवन बड़े होते थे, यानी बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े बाथरूम, इनके अंदर बाथरूम की भी खोज हुई थी। बहुत बड़े बड़े बाथरूम में मिले थे, बहुत आदि चीज़ें मिली थी। वहाँ के स्मारक इस बात का परिणाम है कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रहण के परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत को देखकर सामान्य लोगों को भी ये लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। यानी इनके जो घर बनाते थे बहुत बड़े बड़े बनाते थे, इसमें से लगता था कि ये प्रतापी और प्रतिष्ठान थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इस समय से के मिस्र के भवनों के धूप में सूखी ईंटों का भी प्रयोग हुआ था। समकालीन जो मिस्र में घर बने थे, जो इनके धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में से पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, तो पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। जिस सिंधु घाटी सभ्यता की परमाणुता थी उतना इस मेसोपोटामिया में नहीं मिलती थी। इनमें स्मारक भी बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिलते जितनी सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, यानी कि इनकी मोहनजोदड़ो की जल निकासी अद्भुत थी। लगभग हर नगर में छोटे या बड़े मकान, प्रांगण और स्नान घर होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, यानी किसी के कुएं भी थे, किसी हर में अपने स्थान की तरफ हर के पास कुएं थे।
घरों में पानी बहकर कालीबंगा अनेक अपने अपने कुएं थे। पानी घरों में पानी बहकर सड़कों तक आता था। जो नीचे मोरिया नालियाँ यानी कि पहले के लोग नालियों को मोरिया कहा करते थे। अक्सर ये मोरियाँ ईंटों पत्थरों की सिल्लियों से ढकी हुई होती थी। सड़कों की इन मोरियों से नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों पे मोरियों की अवशेष बनावली में भी मिले हैं। एक बनावली भी शहर था, उसमें भी सभ्यता थी, उसमें भी मिले हैं इनके अवशेष। भाई कैसी नालियाँ थी। मोहनजोदड़ो मिले स्नान घर की लंबाई 54.85 मीटर और चौड़ाई 32.90 मीटर है। इनमें से बड़े स्नान कुएं लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर की कृषि व पशुपालन सभ्यता के लोगों से मुख्यतः पेशे थे। ऐसे पशुपालन भी करना जानते थे और इन सभ्यता लोगों में मुख्यतः पेशे थे, यानी इनका पशुपालन ही करना इनका सबसे बड़ा पेशा था। गेहूँ, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार की खेती करते थे। यानी कि गेहूँ, अनार, राई इनकी खेती किया करते थे। यानी कि ये कृषक भी थे एक तरीके से, यानी कृषि करना भी जानते थे। तो सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे कि अपन लिखते थे दाएं से बाएं। और कोई एक सभ्यता होती है जैसे कि दाएं से बाएं लिखते हैं और बाएं से दाएं लिखते हैं। अपनी जैसे अपन लिखते थे दाएं से बाएं वैसे लिखते थे पहले के लोग। इस लिपि में 700 चिन्ह अक्षरों में से 400 के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, यानी कि 300 का पता ही नहीं लगा। हम 700 को यानी 700 में से 300 के बारे में नहीं जान सके, यानी 400 के बारे में अपन जान सके। भाई इन अक्षर को क्या मतलब है क्या नहीं है। धार्मिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन कैसा था कि इनका जीवन ये धार्मिक जीवन कैसे जीते थे, इनका धार्मिक कैसा था, किस पे विश्वास था, कैसे जीते थे, कौन से भगवान को मानते थे आदि के बारे में। ये मेवाड़ के एकलिंगनाथ यानी कि शिव जी हड़प्पा में पक्की ईंटों की स्त्री मूर्तिकाएँ भारी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री का गर्भ में निकलता एक पौधा दिखाया गया है, यानी कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। विद्वानों को मत है कि पृथ्वी देवी प्रतिमा है, यानी कि जो अपनी पृथ्वी देवी यानी अपनी धरती माँ यानी इसकी प्रतिमा है। इनका निकट और संबंध पौधों में से जन्म व विधि में रहता होगा, इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को तो अरोगता की देवी समझते थे और इनकी पूजा उसी तरह से करते थे जिसकी तरह से मिस्र के लोग नील नदी देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। मिस्र के यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था, ये कहना मुश्किल है कि यहाँ के लोग माता की पूजा करते थे नहीं करते थे, ये कहना मुश्किल है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में से एक सील पाया जाता जिसमें से योगी चिन्ह 3 या 4 मुख वाला एक विद्वान मानते थे। यह योगी विश्व है जिसमें मेवाड़ जो सिंधु घाटी सभ्यता में सीमाओं में था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार के एकलिंगनाथ जी की पूजा होती है। वहाँ पे 4 मुख वाले शिव जी की एक लिंग यानी शिव जी को एक लिंग कहा करते थे वहाँ के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों
आदि करीब 50,000 थी यहाँ पे, फिर भी वहाँ से केवल 100 के आसपास में ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात को भी और इशारा करता है कि वह शव जलाते थे। लोथल, कालीबाग आदि जगहों पे हवन कुंड मिले हैं, जो कि अनेक वैदिक होने का प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के बारे में भी मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात, यानी जब अपने जब स्वतंत्र हुए, गुजरात के पास हड़प्पा काल संस्कृति की ज़्यादा खोज हुई थी। लोथल भी है, हड़प्पाई मुतभांग ऐसे थे पहले के, और हड़प्पाई शिलें जिसमें से शिव जी की गेंडा था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की ये चीज़ें, ये अपनी भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की चिन्ह थे, और इनमें जुते हुए खेत व नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। जिसमें से बताया गया है और भी कुछ है, जैसे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कौन सी नदी पे है। मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के पास, मोहनजोदड़ो नदी सिंधु नदी, और उसके खोज करता थे राखलदास, जैसे मैंने आपको बताया था, राखलदास बनर्जी। 1922 में इसने इसकी खोज करी थी। चुंदड़ो की भी हुई थी, वो सिंधु घाटी के पास में थी, जिसमें गोपाल मंजुमदास 1931 में चुनो दोड़ो 1931 में, गोपाल दास मजुमदार 1931 में, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान के पास में था। लोथल भी था, जो अपनी भोगवा नदी के पास, और जिसकी रंगनाथ ने करवाई थी 1955 से 1962 में। इन्होंने अपना खुदाई करा कि इसका कालीबंगा, जो अपनी गंगा नदी राजस्थान में, जो बीबी लाल और बीबी थापर ने करवाया था 1953 में। करवाया था। जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर स्मारक, जिन्होंने आदि भी स्मारक मिले थे, इसमें कब्रें भी थी, जिसमें मोहनजोदड़ो में नक्की और काशी की मूर्तियाँ मिली करती थी। काशी व नक्की की मूर्तियाँ मिला करती थी। और हड़प्पा में मोहरो सबसे अधिक प्रचलित थी। सूंगी पशु, जो मैंने आपको दिखाई थी, सूंगी पशु, सूंगी पशु
सुंगी पशु के आकलन मिला था। ये चीज़ें सुंगी पशु सिंधु सभ्यता के लोग नगरों घरों में विन्यास गौड़ पद्धति अपनाई थी। गीड़ पद्धति अपनाई थी। और यहाँ के लोथल शुद्ध कोतवा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथवा लोथल व सुतको कोदता सुतकोदता ये दोनों सिंधु सभ्यता बंदरगाह थे। यानी कि इन पे आके लोग इन पे जो जो भी अपना माल था वो भिजवाते थे। व्यापारी इन पे माल लाया करते थे बंदरगाह, जिसमें इनकी फसल भी थी, गेहूँ, जौ और सेंधववासी मिठास के लिए सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग किया करते थे। और इनमें मिट्टी के वाले हल उसाक से बनीपाली से मिले हैं। रंगपुर व लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतवा सुरकोदता व कालीबंगा एवं लोथल से सिंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। उनमें तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। इन जो हम 16 के अनुपात में ही तोला करते थे। जैसे अपने कोई 12 एकड़ 15 एकड़, वैसे इनके 16 के अनुपात, अपने 1 रुपया 2 रुपया इनके 16 के अनुपात में होता था। सिंधु सभ्यता लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ियाँ बैसा गाड़ी का उपयोग करते थे। बैसा गाड़ियों का उपयोग करा करते थे। बैसा गाड़ियों का प्रयोग करते थे वो मेसोपोटामिया, इसमें से मैंने आपको बताया था। मेसोपोटामिया अभिलेखों से वर्णित सिल्हू शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से सिल्हू शब्द जो मेसोपोटामिया में अभिलेखों में वर्णित, जो अभिलेखों में जिनकी भाषा हुआ करती थी, जिसमें एक शब्द था उस मेलू, एक शब्द था जिसका नाम था मेलू जो शब्द था जिसका अभिप्राय था सिंधु सभ्यता से था। चलो अपनी होगी ये क्लास। मैं कल आपको लोथल, मोहनजोदड़ो आदि के बारे में बताऊंगा। जी भाई कैसे थे, इनके बंदरगाह क्या था, कैसे थे, इनके बारे में बताऊंगा। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा आदि के बारे में बताऊंगा। ये अपना आज की इतनी क्लास थी। अब कल मैं आपको, और हाँ, जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था, सभ्यता क्या होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सभ्यता होती क्या है,
सभ्यता। ये कोई एक परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसमें कोई परिणाम भी नहीं है, इसका कोई मतलब यानी कि इसका बस, हाँ अगर हम इसका अर्थ समझे तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता मानव के लिए सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान को बताती है, जिससे कि अपने मानव के प्रारंभिक विकास का पता चलता है। जैसे पास्ट से लेकर यानी कि अतीत से लेकर अब तक हमने मीन्स मनुष्य ने जो संपूर्ण उन्नति की थी, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी रूप में भी हो, उसे हम सभ्यता कहते हैं। समझे? सभ्यता जैसे कि अपने मनुष्य द्वारा प्रकृति से प्राप्त साधन, जैसे अपने प्राकृतिक से प्राप्त साधन, जैसे हमें पेड़ों से लकड़ियाँ मिलती है, जैसे कि अपन कोयले, पत्थर, लोहे, स्टील, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अपन साधनों से अपने मस्तिष्क का यूज करके और अपने मस्तिष्क का उपयोग करके जो भौतिक प्रगति की है, जो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने जो इसे सभ्यता कहते हैं। जैसे कि पहले के लोग ओनली शिकार पे जिंदा रहा करते थे, पहले शिकार पे जिंदा रहा करते थे। फिर उन्होंने कृषि करना सीखा, फिर कृषि से व्यापार, फिर व्यापार से फिर व्यापार करना सीखा, फिर बिजनेस किया, बिजनेस से फिर अपने फिर यानी अपडेट यानी कि अपनी लाइफ को अपडेट करते गए। जैसे कि अभी अपने यहाँ पहले झोपड़ियों में पहले लोग ऐसे रहा करते थे, घर में नहीं रहा करते थे, पहले के लोग ऐसे रहा करते थे। फिर वो जंगल में आए, जंगल का वातावरण के हिसाब से रहा करते थे, फिर उन्हें झोपड़ी बना कर रहा करते थे, अब घर बना के रहा करते हैं। इनका मतलब ये होता है, बस सभ्यता का कहने का मतलब मनुष्य द्वारा प्रकृति से प्राप्त साधनों और अपने ही मस्तिष्क का उपयोग करके अपनी बुद्धि का उपयोग करते आगे तक बढ़ते गए, आगे से बढ़ते जाना। वैसे ये होती है अपनी सभ्यता। और सभ्यता और संस्कृति अलग अलग होती है, दोनों में अलग अलग डिफरेंट होता है, जिसकी मैं संस्कृति के बाद कल बताऊंगा। संस्कृति होती क्या है, इनका अंतर बताऊंगा। वह संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है कल बताऊंगा। आज अपनी क्लास इतनी रखते हैं। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी करना और कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना। चलो अपनी होगी क्लास। थैंक यू। ओके, खुश रहना, मास्क लगा के रहना, जितना हो सके उतनी सामाजिक दूरी बनाए रखना। और मैं आज 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ और 100 सब्सक्राइब करने पे ही अगली वीडियो लेके आऊँगा। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाता रहूँगा मैं तो। ओके चलो, आप पढ़ो, खुश रहो, अपनी और अपने घर वालों की इच्छा पूरी करते रहो, उनको भी खुश रखो, आप भी खुश रहो।